हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम शब्द के ऊपर में अनुस्वार और अनुनासिक कब और कहाँ लगाए, ये बता दीजिए। तो आज मैं इसी पॉइंट्स को लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ कि शब्द के ऊपर में अनुस्वार और अनुनासिक कब और कहाँ लगाएंगे। ये जानने से पहले थोड़ा कुछ पुनरावृत्ति कर देती हूँ कि आप लोगों ने जब वर्ण पढ़ा होगा तो वर्ण में पढ़ा होगा कि अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। इस अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक और तीसरा है विसर्ग। वर्ण अध्याय वर्ण पाठ के अंतर्गत अयोगवाह वर्ण पढ़े होंगे, जिसके अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार का दूसरा नाम बिंदु भी है। बिंदु इसका चिन्ह है किसी भी शब्द के शिरोरेखा के ऊपर में इस तरह से बिंदु लगा देना। अनुस्वार बोले या फिर बिंदु बोले, उसी प्रकार अनुस्वार का भी दूसरा नाम है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु नाम से ही पता चल रहा है कि चंद्रमा के समान होगा। इसको इस तरह से चांद बना के उसके अंदर बिंदु लगा देते हैं। इसका चिन्ह यही है, चंद्र बिंदु। विसर्ग है, इसका यही एक नाम है और इसका चिन्ह है एक ऊपर बिंदु और एक उसी के नीचे दूसरा बिंदु। ये कहलाता है विसर्ग, ये कहलाता है अनुनासिक या चंद्र बिंदु और ये कहलाता है अनुस्वार या बिंदु। विसर्ग का प्रयोग प्रायः संस्कृत में किया जाता है, जैसे प्रातः, प्रायः, नमः इत्यादि। तो विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में अधिकतर किया जाता है। संस्कृत शब्द हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, तो जब हिंदी में लिखेंगे प्रातः तो इसी तरह से लिखेंगे। अनुस्वार या बिंदु का उच्चारण मुंह से होता है, लेकिन अनुनासिक और चंद्र बिंदु, अनुनासिक बोले या चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। चंद्र बिंदु का ही छोटा रूप है बिंदु। इसमें से चांद जब हटा देंगे तो ये बिंदु बन जाएगा, तो चंद्र बिंदु का ही छोटा रूप बिंदु कहलाता है। अब है कि अनुस्वार और अनुनासिक कब और कहाँ लगाएं। अनुस्वार और अनुनासिक लगाने के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि किसी भी शब्द के शिरोरेखा के ऊपर में, किसी भी शब्द के शिरोरेखा के ऊपर में अगर कोई भी मात्रा हो, ए, ओ या अ, किसी भी शब्द के शिरोरेखा के ऊपर में जब मात्रा लगा होगा तब हम वहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगता है, उसके जगह पे बिंदु ही लगता है। पहला नियम है कि वहाँ चंद्र बिंदु लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं बचता है कि अब वहाँ चंद्र बिंदु लगाया जाए। इसलिए हमेशा वहाँ अनुस्वार या बिंदु का ही प्रयोग होता है, जैसे मैं तुम्हें इत्यादि। तो देख रहे होंगे आप लोग कि जब ये ऊपर में मात्रा लगा हुआ है तो वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा बिंदु का ही प्रयोग होता है। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ण
के अंतर्गत स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण मालूम होगा कि ये भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। वो है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। एक वर्ग में 5 वर्ण है और ये 5 वर्ग है, तो 5 5 जा 25। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं। इन 25 वर्णों को 5 वर्ग में बांट दिया गया है और हर वर्ग को उसके पहले वर्ण के नाम पर रख दिया गया है। जैसे ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 25 वर्णों को 5 वर्ग में बांट दिया गया है। हर वर्ग को उसके पहले वर्ण के नाम पे रख दिया गया है। और इसका 5वां जो वर्ण है, इन 5 वर्णों को पंचम वर्ण कहते हैं। पंचम वर्ण कहते हैं। इन 5 जो अंतिम 5वां है, उन 5 को पंचम वर्ण कहते हैं। अब इन 25 वर्ण में जो भी शब्द बनता है लिखते हैं हम लोग। जैसे गंगा। अब हम गंगा में उच्चारण करके देखें ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं? ग, अंग और गा। तो अनुस्वार कहाँ लगता है? ये जो 5 पंचम वर्ण है, जब ये पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के चारों वर्णों, कोई भी पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के चारों वर्णों के पहले आता है, तब वहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिए, गंगा। उच्चारण क्या है? ग, अंग, गा। तो अंग जो है ये अपने ही वर्ग के चारों वर्ण के पहले आया है। कोई भी 4 वर्ण है उसमें से ग है, ग से पहले आया है। तो हम अब ये पंचम वर्ण नहीं लिख कर उसका प्रयोग हम अनुस्वार के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ भी हमने अभी लिखा है पंचम। पंचम को अगर उच्चारण करते हैं तो देखो प, इया, च, म। इया भी जो है पंचम वर्ण, ये अपने ही वर्ग के पहले आया है, च के पहले। तो अब हम क्या करेंगे? इस पंचम वर्ण के बदले में अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ये 2 नियम हो गया अनुस्वार लगाने का। पहला कि जब भी कोई ऊपर में मात्रा लगा होगा तो वहाँ अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते हैं, अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा, स्पर्श व्यंजन का पंचम वर्ण जब अपने ही वर्ग के किसी भी वर्ण के पहले आता है तो उसमें हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे अंत। अंत हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्या उच्चारण करते हैं? अ, आधा न, त। न अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण, और ये अपने ही वर्ग के त के पहले आया है। इसलिए अब हम यहाँ न नहीं लिख कर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ये इसका दूसरा नियम है। अनुनासिक का प्रयोग लगाने के लिए है
कि अनुनासिक का प्रयोग हम लोग तभी करते हैं जब ऊपर में कोई भी मात्रा नहीं हो। जैसे चांद, चांद जब हम लिखते हैं तो ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है। जब मात्रा नहीं होता है तभी हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, अन्यथा अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। चंद, चंदा, अंदर, सुंदर। जब ऊपर में किसी भी शब्द के शिरोरेखा के ऊपर में कोई भी मात्रा नहीं होगा तभी हम वहाँ अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, चंद्र बिंदु का। जब कोई भी मात्रा लगा होगा, किसी भी शब्द के शिरोरेखा के ऊपर में मात्रा लगा होगा, तब हम वहाँ अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम, स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण जब अपने ही वर्ग के किसी भी वर्ण के पहले आ जाता है तब वहाँ हम पंचम वर्ण नहीं लिख कर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब जैसे है अंक, अंक में भी वही है, अंक, अंक है या अंग है, यहाँ क्या बोल रहे हैं, अ, अंग, क। ये जो अंग है ये अपने ही वर्ग के पहले आया है, अपने ही चार वर्ण जो है इसका, इस वर्ण के पहले आया है, इसलिए हम अंगा नहीं लिख करके अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। यही अनुस्वार और अनुनासिक लगाने का नियम है। आशा है अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा और अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। आज बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। बाय।